की टेंशन हो जाएगी कम नेहा मैम के वीडियो लेक्चर्स के संग। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सबसे आसानी से समझने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल कब मेज़र किया जाता है, पहली चीज़ ये। तो क्रिटिकल एंगल आप तब मेज़र करेंगे जब आपके पास दो मीडियम है, एक डेंसर और एक रेयरर। रे हमेशा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। अब इसके पहले के लेक्चर्स में भी आप देख चुके हैं कि जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम इसमें यूज़ करेंगे और हमारे पास पूरा क्रिटिकल एंगल ईजिली हमें समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए तीन केसेस हैं, ठीक है। तीन केसेस बनाए गए हैं जिससे आपको इजीली क्रिटिकल एंगल एक्चुअली में क्या है वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले एक केस वन लेते हैं कि नॉर्मली आपने कहा कि एक मीडियम है ग्लास और एक मीडियम है एयर। ग्लास आपका डेंसर मीडियम है, एयर आपका क्या है, रेयरर मीडियम है, ठीक। जब भी कोई रे आपकी इंसिडेंट हो रही है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे, जब भी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे रे आपकी इंसिडेंट हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल से दूर होगी। तो एक्चुअली में इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन अब वो नॉर्मल से दूर होके जा रही है तो वो अब ऐसे जा रही है। क्लियर? नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल होता है, नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल की वैल्यू अगर आई है तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन होगा आई के। भाई यहाँ पर देखिए ना, ये इससे और दूर हो गई। अगर सीधे निकलती तो आप कहते इक्वल होगा, लेकिन ये इससे दूर है तो यहाँ पे जो आर है वो क्या होगा, ग्रेटर देन आई हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज आपकी पहली हुई। अब उसके बाद आपने कहा कि अगर सेकंड केस में आपने इंसिडेंट एंगल को और ज्यादा बढ़ा लिया, ठीक है। अगर हमने इंसिडेंट एंगल को जैसे जैसे हम और ज्यादा बढ़ा के ले गए, तो जब हमने और ज्यादा इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज कर लिया है उस टाइम भाई जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे रिफ्रैक्टेड रे जो है वो आपकी क्या होगी, इधर की अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर होती जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा जब आपकी रिफ्रैक्टेड रे जो है वो आपकी क्या होगी, इस सरफेस पे ट्रेवल करने लगेगी, ठीक है। ये जो सरफेस पे जाने लगेगी यही आपका कहलाएगा ग्रेजिंग इमर्जेंस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो उस टाइम आपकी इंसिडेंट एंगल की वैल्यू जो होगी वो क्या कहलाएगी, क्रिटिकल एंगल के बराबर कहलाएगी। जब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू हमारी क्रिटिकल एंगल के बराबर होगी उस टाइम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो हमारा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। मतलब भाई जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते गए रे आपकी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती गई। एक टाइम आया कि वो क्या हो गई, आपकी ठीक सरफेस से होके जाने लगी। उस टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो गया। और अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो गया उस टाइम इंसिडेंट की वैल्यू किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है। और यही कॉन्सेप्ट आपका, यही चीज आपकी क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करती है। क्या है क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम, इन अ डेंसर मीडियम, ग्लास डेंसर मीडियम है, करस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम। और ये किसके करस्पॉन्डेंट, रेयरर मीडियम के करस्पॉन्डेंस है जो कि एक रेयरर एयर है, ठीक, इज 90 डिग्री। तो ये कितना होना चाहिए, ये एंगल इसके बराबर, यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। तो वो एंगल इंसिडेंट का जिस पे रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी वही इंसिडेंट का एंगल क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, ठीक। तो अगर इससे छोटी वैल्यू होगी तब तक तो सिर्फ रे रिफ्रैक्ट होगी, पास आने की कोशिश, दूर जा रही है नॉर्मल से, ठीक। जैसे ही ये आई सी के बराबर हो गया वैसे ही ये ग्रेजिंग इमर्जेंस हो गया, ठीक। अब एक थर्ड केस डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड केस में हमने कहा कि अगर हमने क्रिटिकल से भी ज्यादा कर दिया,
अगर आपने क्या किया, इंसिडेंट इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो गया, तो जो रे ऐसे ऐसे दूर जा रही थी वो और ज्यादा होएगी, तो वो इस वाली आपकी सरफेस से क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो जिस मीडियम में जा रही थी उसी मीडियम में वो वापस हो जाएगी। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, देयर इज नो रिफ्रैक्शन। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नो रिफ्रैक्शन कब हो रहा है, जबकि इंसिडेंट की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो गई है, तो हम कह रहे हैं कि देयर इज नो रिफ्रैक्शन। और उस टाइम पे क्या होगा, रे क्या रिफ्लेक्ट होगी, आपकी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे गायब हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे होगी। रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ये रे यहाँ जा रही है, यहाँ से टकरा के वापस आ रही है, उस टाइम पे जो इंसिडेंट की वैल्यू थी वही आपकी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, तो ये तीन केसेस हैं, जब आई सी से छोटा है रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल कर रही है, आई सी के बराबर है रिफ्रैक्टेड रे इमर्जिंग रे कर रही है। अगर आपका इंसिडेंट बड़ा हो गया सी से, तो वो क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और वो जिस मीडियम से जा रही है उसी से लौट के आ रही है। दैट मीन्स ये डेंसर से जा रही थी बट ये यहाँ नहीं गई, इतना ज्यादा इंसिडेंट एंगल की वैल्यू थी कि ये इसी से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका कहलाएगा क्रिटिकल एंगल, जबकि आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आपको दे रहा है, 90 डिग्री की वैल्यू दे रहा है। ठीक, और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। चाहिए तो आप ये नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल। क्योंकि अब क्रिटिकल एंगल डिस्कस कर रहे हैं तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके क्रिटिकल एंगल को डिपेंड करता है, जिसपे क्रिटिकल एंगल आपका डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला फैक्टर है वो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई, अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, अगर आपका किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उस मीडियम का क्रिटिकल एंगल जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। हम ये नहीं कहते कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसका क्रिटिकल एंगल क्या है, कम होगा। ठीक, उसके बाद अगर किसी का भी टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो मीडियम आपका क्या हो गया, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लगे, दूर दूर होने लगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया। ठीक, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो क्रिटिकल एंगल आपका क्या हो गया, बढ़ गया। ध्यान रखिएगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, चूंकि ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ, चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया इसीलिए आपका क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट वेवलेंथ की बात करते हैं। वेवलेंथ क्या है कि अगर किसी की भी वेवलेंथ, आपकी किसी की कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, क्रिटिकल एंगल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, जैसे कि जब हम लोग वेवलेंथ की बात करते थे तो हम ये कहते थे कि जो आपका रेड होता है, ठीक है, रेड की आपकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो क्रिटिकल एंगल रेड का क्या होगा, सबसे ज़्यादा। वॉयलेट की वेवलेंथ आपकी क्या होती है, कम होती है सबसे, तो उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी, ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड, जिस पे क्रिटिकल एंगल आपका डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेम्परेचर और वेवलेंथ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में, जैसे अभी मैंने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो क्रिटिकल एंगल कम है, बट एक्चुअली में अगर ये रिलेशन समझना है, अगर हमें ये जानना है कि भाई कह रहे हैं बट कैसे होता है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर देखिए। ठीक, इसके पहले अभी हम लोगों ने सेकेंड केस देखा, जबकि हमारा इंसिडेंट एंगल इतना हो गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 90 डिग्री, तो उसी टाइम के इंसिडेंट ऑफ एंगल को आप क्रिटिकल एंगल कह रहे थे, है ना। तो ये वही वाला डायग्राम है, यहाँ पर एक आपका डेंसर मीडियम है, ठीक, और ये आपका एक रेयरर मीडियम है। डेंसर मीडियम में हमने कह दिया कि ये हमारा ग्लास है और रेयरर मीडियम में ये क्या है, एयर है।
क्लियर है। अब कोई आपकी इंसिडेंट लाइट यहाँ पर आई, इंसिडेंट की वैल्यू अगर इतनी थी कि आपकी रिफ्रैक्टेड रे जो थी ये क्या हो गई, इस तरह से इमर्जेंट हो गई, ठीक है, ग्रेजिंग इमर्जेंट है। अब यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आपका कितना है, 90 डिग्री का है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90। अब यहाँ पर हम लोग अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या आप करते थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल्स टू, आप कहते थे कि साइन आई अपॉन साइन आर, इस तरह की चीजें आप करते थे, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो यहाँ पे साइन आई क्या है, साइन आई को आपने क्या लिख दिया, साइन सी लिख दिया, यहाँ पे साइन आई को आपने साइन सी लिख दिया, और अपॉन साइन आर, तो साइन आर मतलब आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 90 डिग्री। आपको ये पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आप क्या लिखते थे, साइन आई बाय साइन आर, तो यहाँ आई की जगह सी लिख दिया क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट सी के इक्वल है, और साइन आर की जगह आर 90 डिग्री है, तो साइन सी बाय साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना आ गया, साइन सी आ गया, ठीक। लेकिन हम तो डेंसर से रेयर में जा रहे थे, तो हमें तो इसका उल्टा चाहिए, दैट मीन्स हमें चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये वैल्यू क्या हो गई, रेसिप्रोकल हो गई, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन सी, ठीक है। या आपको याद होगा कि अगर हम कहते थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये वैल्यू होती थी, यहाँ पर आपने क्या रख दिया, साइन सी की वैल्यू को पुट कर दिया, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी। या हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी, दिस इज द रिलेशन। तो आप ये देख रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दोनों क्या है, एग्जैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते, बट ये उल्टे हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा कम होगा तो पहला बढ़ेगा, इसी पे डिपेंडेंट आपको फैक्टर्स बताए गए हैं। जो यहाँ पे फैक्टर्स कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे बढ़ रहा है तो सी की वैल्यू कम होगी, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा, उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो सी बढ़ा, तो एम और सी ऑपोजिट क्यों है, ये चीज आपको इस रिलेशन से बताई गई है, ठीक है, कि एम और सी आपकी ये चीजें ऑपोजिट क्यों आ रही हैं, क्लियर है। तो ये चीज हो गई। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है अगर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू 3/2, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे अगर हमें क्रिटिकल एंगल निकालना हो तो क्रिटिकल एंगल यहाँ पे क्या होगा कि क्या होता है आपका कि क्रिटिकल एंगल आप निकालते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी, ठीक। अब ये चीज दी हुई है तो दैट मीन्स साइन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो साइन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये वैल्यू क्या है 3/2, तो ये हो गया 2/3, ठीक। तो साइन सी इज इक्वल्स टू 2/3, क्लियर। तो C इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2/3, और इस वैल्यू को आप जब कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये अप्रॉक्स 42 डिग्री के आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना है 4/3 है, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप निकालेंगे कि रिफ्रैक्टिव, यहाँ पे साइन सी क्या होगा, साइन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक। तो साइन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4/3, ये ऊपर गया तो साइन सी इज इक्वल्स टू 3/4, तो यहाँ से C इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/4, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्स होती है 49 डिग्री। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल आपका 49 डिग्री है अप्रॉक्स, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल आपका कितना है 42 डिग्री अप्रॉक्स है, क्लियर है। तो आप देखिए कि ये वैल्यूज आपको बता रही हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होने पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ये है, क्लियर है। अच्छा, ये चीज आपको क्लियर होगी कि रिलेशनशिप बिटवीन अ क्रिटिकल एंगल एंड अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन कौन से फैक्टर्स थे जो आपके क्रिटिकल एंगल को डिपेंड, कि जिस पे क्रिटिकल एंगल आपका डिपेंड कर रहा है, ठीक। चाहिए तो नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक पूरा कंबाइंड टॉपिक है। तो क्रिटिकल एंगल के बाद आपको जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल में हम लोगों ने 3 केसेस पढ़े थे। जो थर्ड वाला केस है, ठीक है, वो थर्ड केस ही बेसिकली क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR इसको कह सकते हो आप। ठीक है, अब थर्ड केस देखते हैं। यहाँ पर ही वो केस हम लोग ने ड्रॉ कर रखा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए भी आपके पास जो पहली एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि आपके पास जो रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने डेंसर मीडियम ग्लास ले रखा है और ये हमारा क्या है, एक रेयर मीडियम है। ठीक है, अब अगर ग्लास से कोई भी रे आपकी इंसिडेंट रे आपके सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, जब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि उस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से एक्सीड कर जाती है तो हम कहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता है, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, अब अगर इसकी वैल्यू क्रिटिकल से ज़्यादा हो गई, क्रिटिकल पे थी तब तो ये सरफेस को टच कर रहा था, क्रिटिकल से ज़्यादा हो गई तो जो रे आपकी इन हो रही थी वो सरफेस पे पड़ने के बाद पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और चूंकि ये पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता था कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल हो जाते थे। तो ये वैल्यू अगर आई है तो ये वैल्यू भी आपकी क्या होगी, आई के बराबर होगी। ठीक है, तो ये चीज़ कब हुई, जब आपकी रे डेंसर मीडियम से, ग्लास आपका एक डेंसर मीडियम है, एयर आपका क्या है, एक रेयर मीडियम है, तो रे आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश कर रही थी। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट कि उस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा थी। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा थी तो पूरी की पूरी रे दूसरे मीडियम में जाने के बजाय उसी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक, तो भाई वापस से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब डेंसर से ही जा रही थी और वापस से डेंसर में ही रिफ्लेक्ट हो गई, दैट वाइज इट इज अ इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और टोटल का मतलब कि कोई भी रे का कुछ भी पार्ट आगे पास आउट नहीं हुआ है, वो सरफेस पे पड़ने के बाद पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो गई है, दैट्स वाई टोटल इंटर। ठीक है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो नेसेसरी कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट कि द लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम। लाइट हमेशा एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा नहीं है तो हम कभी नहीं कह सकते कि इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये सिर्फ तभी होगा जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से एक्सीड करेगा। ठीक, तो ये दो आपकी एसेंशियल कंडीशन है जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन करती हैं। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर में आपको क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में सारी कुछ चीज़ें बताई गई हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तब तक प्लीज़ स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ। थैंक यू।